बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो मसले को हल कैसे किया जाता है जो रिलेट करता है बायोलॉजी को, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको समझते हुए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों से बताता चलूँ कि जो बच्चे 9th क्लास के अंदर हैं उनके लिए स्पेशल फेसबुक पर ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो वहाँ पर क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको बायोलॉजी 9th के रिलेटेड हो वो आप अपने वहाँ पर पूछ सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स इट। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, तो साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, यानी कि एक निज़ाम के साथ जो है वो नॉलेज बनाया जाता है। यानी ऐसा नॉलेज नहीं होता जिसके बारे में आप सिर्फ एक सिंपल गैस करें और आपका नॉलेज बन जाए। मेरे जहन के अंदर कोई बात आई और मैंने कहा ये साइंटिफिक नॉलेज बन गया, ऐसा नहीं होता। इसको बाकायदा एक सिस्टम के जरिए प्रूव किया जाता है, एक स्टेप्स के जरिए प्रूव किया जाता है और फिर ये साइंटिफिक नॉलेज बनता है। तो साइंस के अंदर जहाँ बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स है वहाँ बायोलॉजी भी है और वो जितना भी बायोलॉजिकल नॉलेज भी होता है वो इसी तरह जो है प्रूफ होकर ही सामने आता है। बायोलॉजी के अंदर भी सवालात उठते हैं और उन सवालात को जवाब देने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है? बायोलॉजिकल मेथड एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है, एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए आप बायोलॉजी के अंदर उठने वाले सवालात को हल करते हैं। और ये सवालात हल करने का तरीका सिर्फ आज नहीं है, हाँ किताबों में अब आया, लिखा हुआ अब आया, मगर इसको इस्तेमाल बहुत अरसा पहले से किया जा रहा था। इंसान जब भी कोई चीज़ सीखता है तो हमेशा एक बायोलॉजिकल मेथड या एक साइंटिफिक मेथड से ही सीखता है। पुराने ज़माने के अंदर जब शिकार करते थे लोग तो वो शिकारों में नाकाम होते थे और फिर क्या करते थे, फिर वो उस शिकार के बारे में ऑब्जर्व करते थे और फिर नए तजर्बात आकर उसको शिकार करने के लिए हल करते थे। इसी तरह जब वो पौधों के साथ थे तो पौधों को जब खाते थे तो खाने से पहले वो उसको एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए पहचानते थे कि ये क्या खाने का लिए है, मुफीद है या खाने के लिए मुफीद नहीं है। तो इंसान इसी तरह समझता समझता ही इतनी तरक्की कर चुका है। आज हम साइंस के अंदर जितनी भी तरक्की देखते हैं, टेक्नोलॉजी में जितनी भी तरक्की देखते हैं, वो सारी की सारी इस जो साइंटिफिक मेथड है इसके ज़रिए आई और जो बायोलॉजीज़ के प्रॉब्लम है वो इसी बायोलॉजिकल मेथड से ही सॉल्व किए जाते हैं। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है जी रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये होता है जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आपने समझना है, पहचानना है कि ये है क्या। अब वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पहचानता कैसे बंदा? अब आप जा रहे हैं रास्ते के अंदर, आपने कोई चीज़ को देखा और आपके जहन के अंदर सवाल पैदा हो गया, वो बायोलॉजी के रिलेटेड सवाल है तो उसको हम कह देते हैं ये क्या है जी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये आपके जहन में क्वेश्चन आ गया। अब ये साइंटिस्ट के खुद भी जहन के अंदर आ सकता है या ये क्वेश्चन जो है ये अराइज हो सकता है किसी ग्रुप में या एक किसी रीजन के लोगों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना 2020 के अंदर आया हुआ है तो हर बंदा ये जो है जानना चाह रहा है, इसके बारे में नॉलेज लेना चाह रहा है। तो अब बायोलॉजिकल मेथड ही के ज़रिए आप जो है इसको पहचानेंगे, इसकी समझ करेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। तो ये है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को पहचानना। अब मैं इसकी मिसाल एक जो है वो चलाऊंगा और पूरे स्टेप बाय स्टेप में चलाऊंगा और बहुत आम सी आपकी घरेलू मिसाल है। फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर चार्जर जो है वो आपने मोबाइल को चार्ज किया और आपका चार्जर जो है वो चार्ज नहीं कर रहा मोबाइल को, तो ये आपकी एक प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, वैसे तो है ना ये घर का मसला छोटा सा आपका हो गया, बट इसको मैं एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के स्टेप बाय स्टेप जो है इसके अंदर आपको रिलेट करूंगा। तो अब मिसाल के तौर पे ये आपकी आ गई प्रॉब्लम। तो इसी तरह जब बायोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कहते हैं ये रिकॉग्नाइजिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद जब आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो ऑब्जर्व करते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन, यानी कि मुशाहिदात करना। यानी जो प्रॉब्लम आपके आ चुकी है आप उसके बारे में सोचते हैं, आप उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, आप उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, आप उसके बारे में मजीद प्रीवियस नॉलेज गेन करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ऑब्जर्वेशन की कैसे जाती है? ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं अपनी 5 सेंसेस। आपके 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? यानी देखना, यानी कि सुनना, सूंघना, चखना और छूना। यानी ये जो 5 सेंसेस हैं जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, ये 5 सेंसेस ही की मदद से आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन
करते हैं। ऑब्जर्वेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ऑब्जर्व करें, अगर किसी इंसान ने, किसी साइंटिस्ट ने पहले से भी कोई प्रूव की हुई है, बातें लिखी हुई हैं उस चीज़ के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, तो आप उसको भी अगर स्टडी कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा, ऑब्जर्वेशन के अंदर आएगा। आप उसको अगर पढ़ रहे हैं, यानी प्रीवियस नॉलेज अगर किसी बंदे ने किया हुआ तो उसको भी आप इसमें कंसीडर करेंगे ऑब्जर्वेशन में। अब ऑब्जर्वेशन के टाइप्स देखते हैं। ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। जब आप बच्चों म्यार की बात कर रहे हो, जब म्यार से चलोगे तो वो फिर क्वालिटेटिव होगी, और जब आप मिकदार के साथ चलोगे, जब आप मिकदार बताओगे किसी की, तो वो होगी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं मिसाल ये देता हूं कि जो अली है वो अकरम से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर नंबर नहीं बताए, क्वांटिटी नहीं बताई, मिकदार नहीं बताई, सिर्फ क्वालिटी बताई है, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि अली अकरम से 10 साल बड़ा है, या अली जो है वो 20 साल का है और अकरम जो है वो 10 साल का है, तो अब यहाँ पर मैं नंबर्स बता रहा हूँ, क्वांटिटी बता रहा हूं, तो वो ऑब्जर्वेशन जहां पे क्वालिटी हो, मेयार हो, तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और जब बात आ जाए नंबर्स की, मिकदार की, तो हम उसको कह देते हैं ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। तो ये हो गया। इसके अंदर अब आपको जो चार्जर वाली हम मिसाल लेके चल रहे हैं उसी को देखते हैं। तो भाई अब आपका चार्जर खराब हो गया तो मसला है, अब उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? उसकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि आप उसके बारे में नॉलेज लोगे। आप कहोगे हाँ चार्जर होने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, या आपने ऑब्जर्वेशन की हाँ चार्जिंग होने के लिए एंड्रॉयड वाला एंड्रॉयड मोबाइल पर लगता है। इसके अंदर फिर कहेंगे भाई आईफोन का चार्जर जो है वो आईफोन। अब ये क्या कर रहे हैं? आप अपने मसले के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप अपने मसले के बारे में ऑब्जर्वेशन इकट्ठी कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। ठीक है जी, जब आपने ऑब्जर्वेशंस कर ली तो फिर आप उसके बारे में बनाते हैं एक हाइपोथेसिस, दैट इज आवर थर्ड स्टेप। अब हाइपोथेसिस क्या होता है जी? हाइपोथेसिस ये होता है मफरूजा, उसको उर्दू में कहते हैं मफरूजा। अब मफरूजा क्या होता है? एक तुक्का लगाना, एक गैस लगाना, एक टेंटेटिव आंसर बनाना, यानी कि वो जवाब जो आपके मसले का हल होगा वो आप ऑब्जर्वेशन से सोच कर रिलेट करके जवाब बनाते हो कि हाँ इसका ये जवाब हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं, ये क्या चीज़ है जी? हाइपोथेसिस है। दैट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ योर प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जो एक प्रूव करने वाली चीज़ है या उसका एक आंसर है जो जिसको आप आगे एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करेंगे, तो उसको हम कह देते हैं ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो वन बाय वन हम देखें। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है हाइपोथेसिस का कि ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी, यानी कि एक अमूमी स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि आम, ठीक है, जनरल इसको आप करें, यानी इसमें कोई इतनी कोई साइंटिफिक वाली बात नहीं करनी कि अगले बंदे को समझ ही ना आए। एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। साथ साथ ये एक टेंटेटिव आइडिया हो, ऐसा आइडिया जिसको आप प्रूव कर सकें, जिसके जो एक लॉजिकल वे में आता हो। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो नॉलेज आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है, ये जो आपने ऑब्जर्वेशन किए हैं उन ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक एग्री करता हो, उन ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है समझ आता हो। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपने अपने हाइपोथेसिस को बहुत सादा रखना है। जितना सादा रखेंगे उतना हाइपोथेसिस आपका बेहतर होगा। द लास्ट इज कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल होना चाहिए और उसको जो है वो डिस्प्रूव भी किया जा सके। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हवाई हो, जिसको आप ना एक्सपेरिमेंट कर सकें, ना तजर्बा कर सकें और ना गलत साबित कर सकें। तो योर हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल एंड फॉल्सेबल। तो ये चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपका हाइपोथेसिस जो है वो बेहतर बनाते हैं। अब इसकी मैं आपको जो हम चार्जर वाली मिसाल लेके चल रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो भाई हमने ऑब्जर्वेशन की थी कि चार्जर के बारे में नॉलेज गेन किया। अब आप बैठे हुए तुक्का लगाते हो, कहते हो कि हाँ यार हो सकता है कि बिजली ना हो जिसकी वजह से चार्जर नहीं चल रहा, हो सकता है मेरा चार्जर ख़राब हो जिसकी वजह से चार्ज नहीं हो रहा, हो सकता है मेरे मोबाइल का जैक ख़राब हो जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा। तो ये आप मुख्तलिफ क्या बना रहे हो? आंसर बना रहे हो, तुक्के बना रहे हो, जिसका एक मसले का हल बना रहे हो। तो आप इसके बारे में फिर क्या करते हो? तो इसके बारे में आप फिर ये अपना एक सिंपल सा हाइपोथेसिस बनाते हो। तो ये एक हाइपोथेसिस था। इसके अगला स्टेप है डिडक्शन। डिडक्शन में क्या करते हैं? आप जो है अपने हाइपोथेसिस का कंसीक्वेंस बताते हैं, यानी नतीजा बताते हैं। यानी कि आपका जो हाइपोथेसिस है
उससे आपको क्या नतीजा मिलेगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, डिडक्शन है। अपने हाइपोथेसिस का जो आंसर है उसका कंसीक्वेंस जो होता है हम बनाते हैं और इसको हम डिडक्शन कहते हैं। अब हाइपोथेसिस और डिडक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट में रिलेट करते हैं। हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट होती है वो इफ़ से स्टार्ट होती है और डिडक्शन जो होता है वो हमेशा देन से स्टार्ट होता है, और इस तरह करके आप हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन अपनी बनाते हैं। अब आपको चार्जर वाली मिसाल से समझाता हूं। आपने हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल बनाया, हो सकता है बिजली ना हो, तो अब इस पे फिर इसका डिडक्शन क्या होगी, इसका डिडक्शन होगा अगर बिजली ना होने की वजह से मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, तो अब इफ और देन आ गया ना, तो इस वक्त फिर कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो अब ये इफ और देन वाली स्टेटमेंट लगाकर आपने अपनी डिडक्शन बना ली। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? जो हाइपोथेसिस आपने अभी प्रूफ बनाया है उसको आप प्रूफ या डिसप्रूफ करते हो बाय एक्सपेरिमेंटेशन, यानी तजर्बे के ऊपर। आपने अभी हाइपोथेसिस कोई बनाया और आप ये देखोगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ये जो मैंने एक हाइपोथेसिस, एक तुक्का बनाया था, ये क्या इस मसले का हल है या इस मसले का हल नहीं, क्या मेरा सही जवाब है या मेरा सही जवाब नहीं। इसको आप बजरिया एक तजर्बा यानी एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूफ करते हैं। और अगर आपका तजर्बा आपके हाइपोथेसिस को गलत साबित कर दे, तो फिर आप क्या करोगे, नया हाइपोथेसिस लेके आओगे और एक नया तजर्बा डिजाइन करोगे, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे और उस पे देखोगे कि अब आपका हाइपोथेसिस ठीक होता है या नहीं। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आप नया हाइपोथेसिस बनाएंगे और ये उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक आपका बनाया हुआ हाइपोथेसिस नया जो है वो प्रूफ नहीं होता। जब वो प्रूफ हो जाएगा फिर आपका एक्सपेरिमेंट से अगला स्टेप आएगा। एक्सपेरिमेंट करते हुए अक्सर साइंटिस्ट, बल्कि हमेशा साइंटिस्ट दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप होता है जी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में फर्क क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप सारे वेरिएबल्स, सारी चीजें सही से इस्तेमाल करते हो, जबकि कंट्रोल ग्रुप में आप वो जो वेरिएबल जो आप टेस्ट कर रहे हो वो इस्तेमाल नहीं करते। सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंटल में आप पूरा एक्सपेरिमेंट सही तरीके से करते हो, कंट्रोल ग्रुप के अंदर जिस चीज को आप टेस्ट कर रहे हो आप वो चीज इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहां पर 4 पौधे हैं, जी देखें, ए प्लांट है, बी प्लांट है, सी प्लांट है और डी प्लांट है। ठीक है, अब इनके ऊपर मैं मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर चेक करना चाह रहा हूं कि कौन सी खाद डालने से, फर्टिलाइजर डालने से मेरा पौधा जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो मेरे पास 3 फर्टिलाइजर हैं। फर्टिलाइजर आप यूं कर लें कि 1, 2 और 3, ये 3 फर्टिलाइजर हैं। तो मैंने ए प्लांट को 1 फर्टिलाइजर दे दिया, बी प्लांट को 2 फर्टिलाइजर दे दिया, सी प्लांट को 3 फर्टिलाइजर दे दिया। अब जो 4 प्लांट है उसके ऊपर मैं कोई फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो पहले 3 पौधे हैं वो मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, और जो मेरा चौथा पौधा है, 4th प्लांट है, उसके ऊपर मैं कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहा, क्योंकि फर्टिलाइजर को तो मैं टेस्ट कर रहा हूं। तो जो चीज आप टेस्ट कर रहे हो आप कंट्रोल ग्रुप में वो इस्तेमाल नहीं करते, उसको वैसे ही पड़ा रहने देते हो। इसका फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि उसको कंपेयर करने में आसानी होती है, उसको मुवाजना करने में आसानी होता है और पता लग जाता है कि उसका जो फर्टिलाइजर डालने पे और ना डालने पे क्या असर हुआ था। तो कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो चीज आप टेस्ट कर रहे हो वो वेरिएबल आप इस्तेमाल नहीं करते, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप पूरा एक्सपेरिमेंट करते हो। तो ये कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की आपको एक छोटी सी मिसाल के साथ समझाया। तो अब चार्जर वाली मिसाल, उसमें यह है भाई कि आप जो है साबित करना चाहते हो कि बिजली गई हुई है या नहीं गई हुई, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप अपना दूसरा मोबाइल या कोई और टीवी चला के एक्सपेरिमेंट करोगे, बिजली है या नहीं है, ये बल्ब जला के चेक करोगे। अगर तो वाकई बिजली नहीं है तो मीन्स के आपका मफरूज़ा ठीक हो गया, और अगर बिजली है तो अब आप मफरूज़ा जो है, अपना हाइपोथेसिस जो है वो चेंज करोगे और वापस जाओगे और कहोगे हाँ एक और हाइपोथेसिस बनाता हूँ, हो सकता है कि चार्जर ख़राब हो। अब आप चार्जर ख़राब को साबित करने के लिए फिर एक्सपेरिमेंट करोगे। अब एक्सपेरिमेंट क्या करोगे? साथ वाले दोस्त के पास जाओगे, उसको कहोगे अपना चार्जर दो, मैंने आके उस पर चार्जर लगाऊंगा। अब जो है आप कब देखोगे कि मोबाइल चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। अब चार्ज हो गया तो आप कहोगे हाँ यार मेरा मफरूज़ा, मेरा हाइपोथेसिस मैंने जो बनाया था, मेरा मसला ये था मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। अब मुझे पता लग गया कि भाई दोस्त से मैं चार्जर लाया हूँ,
मुझसे हो गया, मेरे चार्जर में अब कोई जो मसला है आ गया है। तो ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने अपना हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव कर लिया। और जब आप अपना हाइपोथेसिस प्रूव कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो फिर आप अपने रिजल्ट को समराइज करते हैं। जो आपने तजुर्बा किया होता है उसके बारे में आप रिजल्ट्स को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको जमा तफरीक करते हैं। और जब आप उसको सारा का सारा स्टैट लगा के, जमा तफरीक करके, मैथ लगा के आप उसको हल कर लेते हो, उसके बाद आता है लास्ट स्टेप, दैट इज रिपोर्टिंग। आपने जो बात साबित कर ली, जो बात आपने गेन कर ली, उसको आप रिपोर्ट करते हो। अब रिपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। साइंस की बहुत सारी सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते हैं और अपना वर्क प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ काम मैंने किया है और ये मेरा काम है। और साथ इनके कुछ जर्नल्स भी हैं, कुछ जर्नल्स बेसिकली ऐसे कह समझ लें कि साइंसी रिसाले हैं, जिनके अंदर जो साइंसी रिसर्च होती है वो वहाँ पर छपती रहती है। और इंटरनेट पे भी अवेलेबल होते हैं साइंटिफिक आर्टिकल्स, वहाँ पर भी लोग पब्लिश करते हैं अपने मुख्तलिफ आर्टिकल्स। तो वहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये मेरा मसला था और ये मेरा इस तरह करके हल निकला है। तो चार्जिंग वाली भी यही बात होगी कि आप घर में बता दो कि यार ये मैंने मसला किया था, ये हल निकला है। एक छोटी सी आपको एक फर्जी सी मजाक में एग्जांपल दी थी। आई होप आपको ये सारे के सारे स्टेप जो है ना अब समझ आ गए होंगे। दैट्स इट, ये आज का लेसन है। और लेसन का जो आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने कोई एक घर की मिसाल या कोई एक छोटी सी मिसाल जो आपने ऑब्जर्व की हो और आपने इस मेथड के ज़रिए कोई मसला हल किया हो, कोई भी एक जो आपके ज़हन में हो, वो आप हमारे साथ शेयर करें कमेंट्स के अंदर। हो ज़रूरी नहीं है वो साइंटिफिक हो, एक आम सा भी कोई भी छोटी सी बात जिस तरह मैंने एग्जांपल दी वो भी आप बता सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.lwrizwan.com पर विज़िट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।